हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, वेरी गुड। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलेंगे व्हाट विल हैपन when an electric dipole is placed in external electric field। मीन्स आज का हमारा डिस्कशन है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा, आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पर प्लेस किया जाता है। मीन्स एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड में इक्वल और नेचर में अपोजिट टू चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पर हम अरेंज कर देते हैं, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। आपको सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर p से डिनोट करते हैं। इसकी डायरेक्शन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फिजिक्स में -q से +q होती है। आज हम देखेंगे कि वही इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो उस डाइपोल का इंटरेक्शन कैसा होगा। मीन्स उस डाइपोल पर फोर्स कितना एक्ट करेगा, टार्क कितना एक्ट करेगा, क्या वो ट्रांसलेट करेगा या नहीं करेगा, क्या वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा, और कब रोटेशन करेगा, कब ट्रांसलेशनल करेगा, उसकी इक्विलिब्रियम कैसी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये सारी बातें हमें जो है इस हेडिंग में डिस्कस करने को मिलेंगी। मीन्स हम देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, नेट टार्क कितना आएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, वर्क डन कितना आएगा। ये डिफरेंट केसेस हमें जो है डिस्कस करने हैं। तो हमारी आज की हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पर जरा ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये खुद डाइपोल की नहीं है, हमने इसको बाहर से किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अप्लाई कर रखा है। क्या मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आप डाइपोल को रखने चल रहे हैं ये उस खुद डाइपोल की फील्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि खुद की फील्ड खुद पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है। तो हम डाइपोल की फील्ड तो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डाइपोल को किसी दूसरे के फील्ड में रखने चल रहे हैं जो ऑलरेडी किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। ओके, अब हम इसमें सबसे पहला केस लेंगे, फोर्स का केस लेंगे। क्या लेंगे? फोर्स का केस लेंगे। हम देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, हमें डिस्कशन करना है फोर्स का। तो केस 1 हमारा जो डिस्कशन है किसका है? फोर्स का है। तो हम आज डिस्कस करेंगे किसके? फोर्स के विषय में। आज का हमारा डिस्कशन फोर्स के विषय में है। तो अब हम फोर्स में देखेंगे
हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्ट करने वाले नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलो ये डिसाइड करें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चूज कर रखी है, यूनिफॉर्म फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो पहला केस देखिए, हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, केस 1 हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और वो इक्वल डिस्टेंस होती हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब यहाँ पर आप दो चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। देखिए पहली चीज, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए सेम है। दूसरी चीज, इन सबकी देखिए डायरेक्शन सेम है। तो एक तो इन सबकी डायरेक्शन सेम है, दूसरे इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। तो ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं पैरेलल फील्ड या कांस्टेंट फील्ड। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज ना हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ना तो टाइम के साथ चेंज हो, ना वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो, तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोच रहे होंगे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम जनरेट करेंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अभी आगे हम लोग कंडेंसर या कैपेसिटर का डिस्कशन करेंगे तो वहां आप जो है इसको विजुलाइज कर पाएंगे। मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में होती है। या अगर आप दो मेटालिक प्लेट ले लें और एक को पॉजिटिव चार्ज दे दें, एक को नेगेटिव चार्ज दे दें, तो ये आपको पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म क्यों बोला गया, इसको यूनिफॉर्म इसलिए बोला गया कि इसके पीछे दो लॉजिक है। देखिए पहला लॉजिक ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है डीई ओवर डी आर जीरो है। क्या है, डीई ओवर डी आर जीरो है। एक तो ना तो इसका डिस्टेंस के साथ कोई वेरिएशन हो, ना टाइम के साथ वेरिएशन हो। उसका मतलब जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। हर जगह हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये मतलब हो गया कि डिस्टेंस के साथ चेंज ना होना। और टाइम के साथ चेंज ना होने का मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है उतने ही अभी 2 सेकंड के बाद भी होगा, 4 सेकंड के बाद भी होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना टाइम के साथ वेरी करे, ना वो डिस्टेंस के साथ वेरी करे, तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा हम लोगों को कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में देखने को मिलेगा। तो पहले केस में हमने कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की है। कैसी कंसीडर की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की है। इसकी डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। इसका मतलब हो गया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जिसने भी प्रोड्यूस किया होगा उसका पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, उसका नेगेटिव चार्ज इधर होगा। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इस फील्ड को जिसने भी प्रोड्यूस किया होगा
जिस भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा प्रोड्यूस की गई होगी उसका पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, निगेटिव चार्ज इधर होगा, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोड्यूस की गई होगी। तो ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इसमें किसी डाइपोल को प्लेस करना है। क्या करना है? किसी डाइपोल को रखना है। अब वो डाइपोल रखना हम पर डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में रखें। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रख सकते हैं, या किसी एंगल थीटा पर हम रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ रखें। चलो हम किसी भी जो है पोजीशन में किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे रख सकते हैं, इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कहलाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन जो है उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से ली जाती है, -q + q। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसा भी हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख सकते हैं। इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कहलाएगा। हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसा भी रख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कहलाएगा। इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा गया है। अब हम किसी भी डाइपोल की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? ये देखिए, यहाँ पर -q से +q इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इस केस में आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में थीटा 0 डिग्री है। इस केस में देखिए इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। थीटा 180 डिग्री है। कितना है? थीटा 180 डिग्री है। और इस केस में देखिए इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थीटा क्या है? 90 डिग्री है। थीटा क्या है? 90 डिग्री है। तो ये तीन सिचुएशन में हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख के दिखाया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। थीटा 0 डिग्री है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। थीटा कितने डिग्री है? 180 डिग्री है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर हैं। ये तीन केसेज हैं। क्या है? ये तीन केसेज हैं। अब हमें इन सब केस में फोर्स कैलकुलेट करना है कि इन सभी केस में फोर्स कितना होगा। इन सारे केस में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। हमारा मेन मकसद क्या है? फोर्स कैलकुलेट करना। क्या करना? फोर्स फाइंड आउट करना कि फोर्स कितना होगा डाइपोल पर। अब हम एक जनरल केस ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस में क्या आएगा? हमने ये पहला केस ले लिया, ए, ये बी, ये सी। अब हम एक जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस में हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इससे किसी एंगल पर हम अपने डाइपोल को रख देंगे। देखिए ये देखिए, ये हमारा जो है एक जनरल केस है। यहां पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से देखिए थीटा एंगल पर रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने थीटा एंगल पर रख दिया। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। ये यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से देखिए कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर देखिए डी केस में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हमने रखा है, ये इससे थीटा एंगल पर रखा गया है। किस पर रखा गया? थीटा एंगल पर। तो इन सभी सिचुएशन में हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स कितना एक्ट करेगा। क्या देखना है? फोर्स कितना एक्ट करेगा। चलो देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, हमें डिस्कस करना है कि इन सभी केस में फोर्स कितना एक्ट करेगा। देखिए अब जरा प्रीवियस क्लास याद करिए। हमने आपको बताया था बच्चों कि जब भी कोई एक प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्ट करता है। हमने आपको बताया था बेटा कि जब भी किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा। इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस पर फोर्स जो एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देखिए इस पर फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में F1, ये F1 एक्ट करेगा और F1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? F1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस QE। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस QE। और इस ये नेगेटिव चार्ज है। हमने आपको इसके प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस पर फोर्स एक्ट करेगा F2। ये देखिए इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स F2 एक्ट करेगा और ये F2 हो जाएगा माइनस QE। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से जितनी फील्ड यहां पर होगी उतनी ही फील्ड यहां पर होगी। हमने दोनों जगह फील्ड की वैल्यू E पुट की है और दोनों फील्ड देखिए, दोनों फोर्स देखिए एक दूसरे के इक्वल अपोजिट में है। तो नेट फोर्स देखिए कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा आपका F1। देखिए बच्चों नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू F1 प्लस F2। ये हो जाएगा प्लस 0 न्यूटन। नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स आपका कितना हो गया बच्चों? 0 न्यूटन हो गया। तो आपने देखा कि नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। अब यही सिचुएशन यहां पर भी होगी। यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस केस की बात करेंगे देखिए तो यहां पर फोर्स जो आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। देखिए इस वाले केस में डिस्कस करेंगे तो यहां पर फोर्स आपका आएगा F2, ये डायरेक्शन होगी ये,
ये माइनस क्यू ई। यहां पर फोर्स की अगर आप बात करेंगे, यहां पर अगर आप फोर्स की बात करेंगे, ये होगा F1 इक्वल टू प्लस क्यू ई। अब भी नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप यहां पर फोर्स की बात करेंगे तो देखिए यहां पर F1 ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा माइनस क्यू ई, और यहां पर F2 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट करेगा ये, और नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आपका 0 आ जाएगा। तो चाहे आप इस केस में देखिए, फर्स्ट वाले केस में, चाहे सेकंड वाले केस में, चाहे थर्ड वाले केस में, सब में नेट फोर्स क्या आएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए इस वाली सिचुएशन में अगर आप देखते हैं, यहां पर देखिए ये F1 आ जाएगा, F1 इक्वल टू प्लस क्यू ई। इस वाले केस में देखिए F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई। देखिए F1 इक्वल टू प्लस क्यू ई, F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई। नेट फोर्स अगर आप निकालेंगे नेट फोर्स देखिए F इक्वल टू F1 प्लस F2 इक्वल टू प्लस क्यू ई माइनस क्यू इक्वल टू 0 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे हम थीटा एंगल पर रखें, मीन्स किसी आर्बिट्ररी पोजीशन में रखें जैसा ये है, चाहे हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखें जैसा ये है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखें जैसा ये है, चाहे हम इसको ऐसे केस में रखें, ठीक ना, परपेंडिकुलर रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के, हर केस में नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब हम सबका एक रूल बन गया। ये रूल सुनिए, क्या रूल बन गया, अब ध्यान से सुनिए, अपनी नोटबुक में नोट करिए। when an electric dipole is placed in uniform electric field at any position, the net electric force on the dipole is always 0। जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, उसको चाहे जिस पोजीशन में रखें, क्या, चाहे जिस पोजीशन में रखें, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखें, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखें, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें, और चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर रखें, हर केस में जो है वो नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, एक बार मैं फिर बता दूं, when an electric dipole is placed in external uniform electric field, the net electric force on the dipole is always 0। जब भी कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा 0 होता है, वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से जितने भी एंगल पर रखा जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाए, चाहे एंटी पैरेलल रखा जाए, चाहे 90 डिग्री पर रखा जाए, या किसी एंगल आप थीटा पर रखो, हर केस में नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब अगला पॉइंट सुनिए। जब भी किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है और आप तब वो सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल इनिशियली रेस्ट में है तो ये फाइनली भी रेस्ट में रहेगा, मीन्स ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा और ये ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियली रेस्ट में हो, तब वो फाइनली भी रेस्ट में होता है, अर्थात वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, वो ट्रांसलेट नहीं करता है। रीजन क्या है, उस पर नेट फोर्स 0 होता है। ओके, तो डाइपोल विल नॉट ट्रांसलेट। ओके, अब एक बात और, यहां आप देखिए, यहां पर दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, F1 F2, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, वो -q + q को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। यहां पर देखिए, यहां पर भी दोनों की फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में है, -q + q को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। इस केस में नहीं है। देखिए यहां पर F1 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब सोच रहे होंगे लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? किसी भी फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। यहाँ F1 की लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी, F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन देखिए डिफरेंट है, एक ही लाइन में नहीं पास हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो जहां पर भी किसी सिस्टम पर टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक्ट करें, टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक्ट करें, देखिए ये टू इक्वल हैं और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो जहां कहीं भी किसी सिस्टम पर टू इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्सेज एक्ट करें, ऐसे फोर्सेज जो हैं वो कपल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कपल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये टार्क प्रोड्यूस करते हैं। तो इन फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस होगा, इन फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस होगा। टार्क का मतलब होता है कि ट्विस्टिंग करना, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो इस डाइपोल में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मींस ये डाइपोल रोटेट कर सकता है। यहाँ पर जो फोर्सेज हैं ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर डाइपोल रोटेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये रोटेशनल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। रीजन क्या है कि ये एक कपल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यहां पर भी ये कपल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगा, तो वो ट्रांसलेट तो नहीं करेगा। हाँ, रोटेट कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस डायरेक्शन में रखा गया है, किस ओरिएंटेशन में रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो आपका कंक्लूजन क्या आया कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड external uniform electric field, the net force on the dipole is always 0, but the twisting effect means torque may or may not be 0, depends upon the orientation of the dipole with respect to electric field। मतलब जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में उस पर नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगा, चाहे जिस डायरेक्शन में आप, चाहे जितने एंगल को ओरिएंटेशन बोलते हैं, चाहे जिस ओरिएंटेशन पर आप रखें डाइपोल को, लेकिन वो जो नेट टार्क की बात है या मोमेंट ऑफ फोर्स की बात है, ट्विस्टिंग इफेक्ट की बात है, वो 0 हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करेगा कि आपने डाइपोल को कैसे रखा है। तो वो डाइपोल ट्रांसलेट तो नहीं करेगा कभी, लेकिन रोटेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करेगा कि आपने डाइपोल को रखा कैसे है। तो ये तो बात रही कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस केस में इस पर फोर्स कितना एक्ट करेगा। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फिर उस पर क्या सिचुएशन होगी, ये देखिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर
अब आप सोच रहे होंगे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या केस सेकंड की हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, केस सेकंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका चाहे मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे टाइम के साथ में, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो या तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो अगर हम इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म टू टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। देखिए, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा हो, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा हो। और सेकंड, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो। यहां दो केसेज हो सकते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा हो, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो। अब दोनों का देखिए, हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दोनों के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, देखिए इस टाइप के हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रांगर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीकर होगा। अब ये क्या है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर की तरफ राइट साइड में जब आप बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। इसमें अगर कोई डाइपोल रखेंगे, चलो एक डाइपोल रख करके हम लोग देख लेते हैं। ये माइनस क्यू है हमारा, ये प्लस क्यू है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। देखिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ये देखिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब इस पर हमें फोर्स देखना है। देखिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसको हम लोग F1 बोल लें, ये F1 होगा। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग F2 बोल लें। देखिए ये F2 बोल लें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो है नहीं हर प्लेस पर, यहां पर अलग फील्ड होगी, यहां पर अलग फील्ड होगी, यहां पर आपकी अलग फील्ड होगी और यहां पर आपकी अलग फील्ड होगी। देखिए दोनों पॉइंट पर माइनस के ऊपर फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा, प्लस के ऊपर अलग होगा। अब हम देखिए नेट फोर्स निकालेंगे तो कैसे आएगा? नेट फोर्स आएगा F इक्वल टू F1 प्लस F2। देखिए नेट फोर्स आएगा F इक्वल टू F1 प्लस F2। और हम आपको स्टूडेंट्स बता चुके हैं कि फिजिक्स में जब भी कोई वेक्टर इक्वेशन आप लिखेंगे तो उसमें चार्जेस को विद साइन रखेंगे, और जब भी कोई इक्वेशन स्केलर फॉर्म में रखेंगे तो चार्जेस को साइन के साथ नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका नेट फोर्स कितना आ जाएगा?
F1 आपका आ जाएगा, देखिए ये है। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, हम इसको सपोज कर लें माइनस क्यू इंटू E1, माइनस क्यू इंटू E1। E1 क्या है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू के पोजीशन पर, और F2 क्या हो जाएगा? प्लस क्यू इंटू E2। E2 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कंसिडर कर रखी है? प्लस क्यू चार्ज पर, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये नेट फोर्स देखिए बच्चों आ जाएगा F इक्वल टू क्यू E2 माइनस E1 आ जाएगा। F इक्वल टू क्यू E2 माइनस E1 आ जाएगा। E2 का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस चार्ज पर, और E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज पर है। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? माइनस क्यू से प्लस क्यू। देखिए माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन देखिए ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। देखिए दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, वो ये डायरेक्शन में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है माइनस क्यू से प्लस क्यू, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब यहां पर देखिए E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ग्रेटर है, E2 का मैग्नीट्यूड E1 से क्या है? ग्रेटर है। E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ग्रेटर है, तो इसको आप राइट कर सकते हैं F इक्वल टू क्यू डेल्टा ई नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा नहीं, F इक्वल टू क्यू डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब F नेट इक्वल टू क्यू डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? E2 माइनस E1। क्या होगी? E2 माइनस E1। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है ना, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है ना, नहीं है। वेरी गुड, यही है रिजल्ट, यही है रिजल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो, हमेशा नेट फोर्स एक्ट करेगा। तो देखिए उस नेट फोर्स की वैल्यू होगी F नेट इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा ई। तो यहां से रिजल्ट क्या आया कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, the net electric force on the dipole is never zero। जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कभी जीरो नहीं होता है। अब जब कभी जीरो नहीं होगा तो एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि फिर वो डाइपोल क्या करेगा? क्या वो डांस करेगा डाइपोल? हाँ, डाइपोल डांस करेगा। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांसलेट करने लगेगा, मूव करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो ट्रांसलेट करेगा। अब फिर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर किस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा? स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा, सर वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अब ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखिए बेटा, देखिए बच्चों, इधर देखिए, ये जो F नेट आया क्यू डेल्टा ई आया है। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। किधर है? पैरेलल में है इस केस में। और यहां देखिए E2 ग्रेटर देन E1 है, तो ये डाइपोल, ये F2 फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में होगा, और ये डाइपोल इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रांसलेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ट्रांसलेट करने लगेगा। क्या करेगा? ट्रांसलेट करने लगेगा। तो यहां से आपको देखिए डायरेक्शन क्या पता लग गई। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट, पहला रिजल्ट पता लग गया आपको कि पहला रिजल्ट ये है कि आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा, पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट आपका क्या आ गया बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांसलेट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, मींस मूव करेगा।
ट्रांसलेट करेगा, मीन्स चलना शुरू कर देगा, मूव करेगा। तीसरा रिजल्ट क्या आया कि किस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा। तो यहां पर जो है E2 ग्रेटर देन E1 है तो इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा, मीन्स जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में होगी। क्या होगी? इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो ये डाइपोल इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ट्रांसलेट करने लगेगा। अब अगला पॉइंट ये है, इस बात को रिमेंबर कैसे रखें, हम लोग याद कैसे रखें, इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं। ट्रिक सुनिए, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के पैरेलल है। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल हो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो नेट फोर्स इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। नेट फोर्स इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो उस केस में नेट फोर्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी डाइपोल, देखिए जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट फोर्स के एंटी पैरेलल हो, मींस इधर माइनस क्यू रखा जाता है, इधर प्लस क्यू रखा जाता है, एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में जो नेट फोर्स लगेगा वो आपका डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग लगेगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग लगेगा। तो देखिए यहां से रिजल्ट आपका पहला रिजल्ट आया कि नेट फोर्स जीरो नहीं है। सेकंड आया कि डाइपोल ट्रांसलेट करेगा। थर्ड केस आया कि नेट फोर्स जो होगा वो आपका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट रिजल्ट आया कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो उस केस में नेट फोर्स इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में होगा, डाइपोल इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा। और अगला केस है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एंटी पैरेलल हो तो नेट फोर्स जो है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इससे कंक्लूजन ये आया कि व्हेन an electric dipole is placed in the external non-uniform electric field, it always experiences an electric force and it always translates in the electric field. If electric dipole moment is parallel to the electric field, it will translate in the direction of increasing electric field. If the electric dipole moment is anti-parallel to the electric field, then it will translate in the opposite direction of the electric field. मतलब जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा और वो ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के लिए किस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा? अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा होगा उधर वो ट्रांसलेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा। ओके, तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स लगेगा, वो चलना शुरू कर देगा। और इसी का यही रीजन है कि जब आप किसी कंब को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं, रब करने के बाद आप पेपर के पीस के पास ले आते हैं तो कंब तो चार्ज हो चुका होता है, पेपर का पीस जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाता है उसमें। तो पेपर का पीस जो चार्ज है चार्जिंग बाय इंडक्शन वो आपके कंब की तरफ मूव करने लगता है। रीजन क्या है कि कंब की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में उस पेपर के पीस पर फोर्स लगता है, वो पेपर का पीस चलना शुरू कर देता है। जब पेपर का पीस कंब से आके चिपक जाता है तो उसके थोड़ी देर के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और नेट फोर्स जीरो हो जाता है, वो पेपर उससे अलग हो जाता है।
तो ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा और सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना। हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आपको इसको अपने नोट में नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो उस पर टार्क कितना लगेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, क्या वो रोटेट करेगा नहीं करेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कितना रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसका डिस्कशन करेंगे। ओके।